नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक संविधान के भाग 4 तक का जो आपका मैटर है वो कंप्लीट कर लिया है और हम आज आपका नया टॉपिक जो कि आपका भाग 5 है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार के नाम से जानते हैं, तो आज हम उसको शुरू करेंगे और उसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भाग 5 की, तो देखिए 5 नंबर भाग में जो अनुच्छेद आते हैं वो 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आते हैं इसमें। वहीं पर हमें जो भाग 5 में पढ़ना है वो पढ़ना है आज राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति कौन होता है, किस प्रकार से कौन इसके सदस्यों को वोटिंग करता है, कार्यकाल कितने वर्ष होता है, इन चीज़ों को हमारे को इसमें देखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको बता दूं मैं कि हमारे देश के अंदर 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। जैसे कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमारे संविधान के अंदर हमारे देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक कार्यपालिका को हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वहीं पर दूसरी कार्यपालिका को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक हमारे देश में जो कार्यपालिका होती है उसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका कहते हैं और दूसरी कार्यपालिका को हम प्रधानमंत्री की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका होती है उसे हम नाम मात्र की या फिर हम संवैधानिक कार्यपालिका के नाम से जाना करते हैं। अर्थात सारे कार्य जो संविधान के अनुसार किए जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और वहीं पर संविधान ने संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान कर रखी है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री है उसे हम वास्तविक कार्यपालिका का हिस्सा मानते हैं और वास्तविक कार्यपालिका से तात्पर्य है कि संविधान में जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की गई है उन सभी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो आपका प्रधानमंत्री करता है। तो इसीलिए हमारे देश में 2 कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति को हम संवैधानिक या नाममात्र की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री को हम वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। हमारे देश में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे और नाममात्र की कार्यपालिका को हम राष्ट्रपति कहेंगे। अब देखिए, हम इस चैप्टर को अनुच्छेद के हिसाब से शुरू करते हैं। तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेद हमारे को पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद नंबर 52। तो देखिए, आर्टिकल 52 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि यहाँ पर भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद का उल्लेख मिलता है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा और इसका उल्लेख जो मिलता है वो हमें अनुच्छेद नंबर 52 से प्राप्त होता है। वहीं पर अनुच्छेद नंबर 53 जो है वो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी कर सकता है। सुनिएगा, जिससे हमने बात की कि राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर कह रहा, देखिए कार्यपालिका की बात आई, अभी हमने बात की थी कार्यपालिका की। तो हमारे देश में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं,
जिसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। अभी बात हुई कि संविधान ने संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान कर रखी है, वहीं पर कह रहा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है, स्वयं नहीं करना चाहे तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। जो अधीनस्थ होंगे वही हमारे वास्तविक कार्यपालिका का हिस्सा होंगे और अधीनस्थों के अंदर हम पीएम और उसकी मंत्री परिषद को शामिल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पीएम होगा वो आपका वास्तविक कार्यपालिका का हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से आपका 53 जो कहता है वो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति उनका प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और स्वयं ना करके अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी कर सकता है। और यहाँ पर अधीनस्थों से जो तात्पर्य है वो हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से लगाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए 53.2। 53.2 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर होता है। तो इससे तात्पर्य है जो आपकी सेनाएं हैं जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। देश का जो प्रथम नागरिक है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखिए, बात की हमने तीनों सेनाओं की, तो एक बार हम शुरू करते हैं। हमने बात की कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कमांडर या फिर हम लिख सकते हैं सर्वोच्च सेनापति। क्लियर है। अब देखिए, सेना में क्या होता है, एक रूल होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर हो गया, उसके नीचे सन 2019 में एक नया पद डेवलप किया गया है जिसे सीडीएस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है सीडीएस के पद का सर्जन 2019 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, चीफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है। तो ये है 2019 में डेवलप हुआ। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत बने। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो देश के प्रथम सीडीएस है वो विपिन रावत बने। देखिए, सबसे टॉप पे होता है राष्ट्रपति के नीचे होता है सीडीएस जो 2019 में बना है। अब सीडीएस के नीचे होती है तीन सेनाएं, आपकी तीन सेनाएं होती है। पहली जल सेना, थल सेना और वायु सेना। थल सेना और ये जल सेना। अब देखिएगा, आपको इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो जल सेना का अध्यक्ष होता है उसे हम एडमिरल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एडमिरल। वहीं पर थल सेना के अध्यक्ष को हम जनरल के नाम से जानते हैं, जनरल बोल सकते हैं इसे हम। और वायुसेना के अध्यक्ष को हम एयर चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं, एयर चीफ मार्शल। तो ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग अध्यक्ष भी होता है। जैसे वर्तमान में अगर बात करें एडमिरल कौन है, तो आपको पता है करमबीर सिंह हैं, यहीं पर मुकुंद नरवणे हैं, और यहाँ पर आपको पता है RS भदौरिया आपके वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होता है। राष्ट्रपति के नीचे सेना में जो पद होता है वो होता है सीडीएस का। सीडीएस का जो पद है उसे सन 2019 में डेवलप किया गया है, और आपके देश के प्रथम जो सीडीएस है वो बिपिन रावत बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बिपिन रावत जो हैं वो आपके थल सेना अध्यक्ष थे। यहाँ से रिटायर होने के बाद में देश के प्रथम सीडीएस के पद पर विराजमान हुए, और वहाँ पर थल सेना में वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है मुकुंद नरवणे।
इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तीनों सेनाओं के अलग अलग अध्यक्ष भी होते हैं। यहाँ पर जल सेना के अध्यक्ष को एडमिरल, वायुसेना के अध्यक्ष को जनरल और थल सेना के अध्यक्ष को जनरल और वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल के नाम से जाना जाता है। इसी को देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। तो सवाल पूछा जाए क्या राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद नंबर 54 आता है 54। हमने 53 तक बात की। अनुच्छेद नंबर 54 54। देखिए 54 नंबर क्या कहता है। 54 नंबर कहता है यहाँ पर हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन मंडल का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखिए निर्वाचन मंडल के बारे में हमने पहले भी बात की थी। मैंने आपसे बताया था कि निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। वहीं पर अब तात्पर्य है कि निर्वाचन मंडल क्या होता है। देखिए कभी भी हम बात करें निर्वाचन मंडल की तो इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन व्यक्ति डालता है। सीधी सी बात है, निर्वाचन मंडल के बारे में पूछ रहा है तो इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर वोटिंग करता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले भाग लेते हैं संसद अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के। संसद अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल सीधा ही पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होता है, तो ध्यान रखिएगा संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में वह सभी सदस्य जो मनोनीत नहीं हैं उनको छोड़कर सभी चुनावों में भाग लेंगे, वोटिंग करेंगे। सेकंड देखिए, यहाँ कह रहा है राज्य विधानसभाओं में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भी सभी इस चुनाव में भाग लेंगे अर्थात वोटिंग करेंगे। थर्ड ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, देखिए दोस्तों पहले वाली जो किताबें हैं उनमें जम्मू कश्मीर आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो वो इनमें शामिल होता था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनते ही वो इनमें शामिल हो गया, यहाँ पर दिल्ली पुदुचेरी में। तो इसीलिए आपको वहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में 3 केंद्र शासित प्रदेश ही भाग लेते हैं, जिनमें से दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा के सदस्य हैं वह सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली और पुदुचेरी है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ज़रा, जो दिल्ली और पुदुचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में
70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली पुदुचेरी है उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान के अंदर संशोधन किया गया। 70वां संविधान संशोधन और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। अर्थात दिल्ली और पुदुचेरी इससे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से तात्पर्य है अनुच्छेद नंबर 54 में इसका निर्वाचन मंडल दे रखा है। वहीं पर हमने बात की सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के वह सभी सदस्य भाग लेंगे जो कैसे उम्मीदवार हो, निर्वाचित उम्मीदवार हो। वहीं पर हमने सभी राज्यों की बात की, राज्यों के अंदर हमने विधानसभाओं की बात की और विधानसभाओं में भी वही सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित है। और हमने केंद्र शासित प्रदेशों में 3 की बात की और उनमें भी वही सदस्य भाग लेंगे जो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। फिर मैंने आपसे बात की कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है उन्हें 97वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, कई बार सवाल घुमा के पूछ लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी मनोनीत उम्मीदवार होंगे वह कभी भाग नहीं लेंगे। केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो देखिए, जैसा कि एक बच्चे ने सवाल किया था और उसमें पूछा गया था कि सर क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन सदस्य भाग ले सकते हैं क्या? तो देखिए, आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन वह मनोनीत नहीं होने चाहिए। यदि वो निर्वाचित होकर आता है तो एंग्लो इंडियंस भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत उम्मीदवार भाग नहीं लेता है, निर्वाचित उम्मीदवार भाग लेते हैं। आगे देखिए, सुनिएगा ज़रा, अनुच्छेद नंबर 55। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 55 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 55 में दे रखा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब देखिए, हम बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की। तो निर्वाचन पद्धति में क्या दे रखा है, हम शुरू करते हैं इसमें। तो देखिए, आपसे एक बात तो मैंने बता रखी है कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली थी। ठीक है, निर्वाचन मंडल भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, वहीं पर हमने जो निर्वाचन पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब बात करते हैं निर्वाचन पद्धति कौन सी यूज होती है। तो ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए, हमने बात की थी जब संविधान सभा की, तो संविधान सभा के अंदर भी निर्वाचन पद्धति जो हमने यूज ली थी वो एकल संक्रमण है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एकल संक्रमण का प्रयोग हमारे कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक तो हमने इसका प्रयोग किया है संविधान सभा के चुनाव में। सीधा सा आंसर पूछा जाए कि एकल संक्रमण पद्धति या संविधान सभा के चुनाव किस पद्धति से हुए, तो एकल संक्रमण से हुए। दूसरा, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भी एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में पद्धति कौन सी होगी, एकल संक्रमण। थर्ड, आपको इसमें ध्यान रख सकते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके वही एकल संक्रमण निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, उन चुनावों में भी एकल संक्रमण मत पद्धति का ही प्रयोग होता है।
वहीं पर देखिए जो आपके राज्य के अंदर दूसरा सदन होता है विधान परिषद, तो विधान परिषद के चुनाव में भी आपके एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये याद करने में आपको आसानी आएगी, क्योंकि आपके एक ही पद्धति से 5 जगहों के चुनाव किए जाते हैं। तो देखिए हमारे सबसे पहले संविधान सभा के चुनाव एकल संक्रमण पद्धति से हुए, वहीं पर उसके पश्चात हमने देखा राष्ट्रपति के चुनाव भी हमने एकल संक्रमण पद्धति से किया। थर्ड हमने देखा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हमने एकल संक्रमण पद्धति से किया। वहीं पर राज्यसभा का और विधान परिषद का चुनाव भी हमने एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा ही किया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि 4 प्रकार के चुनाव जो है वो हमारे देश में एकल संक्रमण पद्धति से किए जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि एकल संक्रमण पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़, एकल संक्रमण मत पद्धति से जब भी आपका चुनाव होगा तो हमेशा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इससे तात्पर्य है कि यहाँ पर सीधे 18 वर्ष वाले मतदाता भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से वोटिंग की जाती है, इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव मानते हैं। तो देखिए किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं, तो सुनिएगा। देखिए एकल संक्रमण पद्धति जहाँ भी यूज होती है तो सबसे पहले एकल संक्रमण की एक शर्त होती है, और शर्त होती है कि जिस उम्मीदवार को इसका प्रयोग करना होता है उसे एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रपति को भी चुनाव जीतने के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। तो एकल संक्रमण से तात्पर्य है कि यह पद्धति जहाँ भी प्रयोग आती है उसकी एक शर्त होती है, और शर्त के दौरान उस व्यक्ति को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अब बात करते हैं न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका खुद का एक सूत्र है। तो सूत्र ये है, डाले गए वैध मतों की संख्या, डाले गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और +1। तो जैसे ही हम इस सूत्र के अनुसार हम इसको करेंगे तो हमें न्यूनतम कोटा का पता चल जाएगा कि कितने वोटों की हमें आवश्यकता है कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए। तो जैसे देखिए, माना कि डाले गए वोट कितने हैं 1000, वहीं पर +1 सूत्र से आया, +1 सूत्र से आ गया। अब हमारे कह रहा है निर्वाचित होने वाले सदस्य, तो निर्वाचित आपका राष्ट्रपति 1 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 रख देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 501। तो ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सीधी सीधी बात है कि कुल मिलाकर हम इसको शॉर्ट में यूँ बोल सकते हैं कि न्यूनतम कोटा से तात्पर्य है कि उस उम्मीदवार को 50% +1 वोट प्राप्त होने चाहिए। देखिए हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं उसको 51%, 51 नहीं होगा, 50% +1 वोट प्राप्त होना चाहिए। 51 कर देंगे तो 510 आंसर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और हम कह रहे हैं 50% +1 वोट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो कुल मिला के तात्पर्य ये है कि जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है उसे कम से कम हमारे देश के 50% लोग पसंद करना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो है एकल संक्रमण मत पद्धति। और ध्यान रखिए इस पद्धति के अनुसार चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे कि हमने देखा संसद के सदस्य भाग ले रहे हैं, विधानसभा के भाग ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी के सदस्य भाग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इनके चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। फिर दूसरी बात, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए जो सूत्र हमें बताया गया है वो है डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1। जैसा कि हमने देखा अगर डाले गए वोट 1000 है तो हम यहाँ पर एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे,
और +1 करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 501। अर्थात हमें 50% +1 वोट हासिल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं, सुनिएगा ज़रा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है, जैसे मान लो कि माना कि 4 उम्मीदवार है, A, B, C और D। तो अब आपके सामने राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार खड़े हो गए। जिस उम्मीदवार को यहाँ पर न्यूनतम कोटा प्राप्त होगा वही उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए विजेता होगा। तो ध्यान रखिए, हम लोकसभा के चुनाव में तो क्या करते हैं कि जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसी को वोटिंग करते हैं, परंतु राष्ट्रपति में क्या होता है, जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, हमें उनको सबको वोटिंग करनी पड़ती है और इस वोटिंग के तहत हमें यहाँ पर इनको वरीयता प्रदान करनी पड़ती है। अब वरीयता आपकी इच्छा है, आप किसी को क्या वरीयता देते हैं, किसी को क्या वरीयता देते हैं। जैसे ए को दिया आपने पहला नंबर, वहीं पर सी को आपने दे दिया दूसरा नंबर, डी को दिया तीसरा और बी को दे दिया चौथा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को आपको वरीयता देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहार में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति वैकल्पिक व वरीयता मतदान होती है। वैकल्पिक व वरीयता मतदान होती है। देखिए, आपने प्रत्येक को विकल्प दिया है एक, और विकल्प के साथ में आपने उसे कह दी है वरीयता। वरीयता कैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले हम इस उम्मीदवार को विजेता करना चाहते हैं, परंतु यदि इसे कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर ये उम्मीदवार विजेता होना चाहिए। इसी का आपके सामने एक उदाहरण मिलता है। जैसे आपने इसको फिर से वरीयता कर दी, ठीक है, अब इसको 2 दे दिया, तो यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा वरीयता में कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसी का उदाहरण है आपके वीवी गिरी, जो देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें प्रथम बार में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें दूसरी बार में न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि द्वितीय वरीयता पर निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं, तो उसका आंसर होता है कौन, वीवी गिरी। तो ध्यान रखिए, ये छोटा सा बिंदु है, कहीं पर आपसे सीधा ही सवाल पूछा जाए। एक बार सन 2012 में आरएस का पेपर हुआ था, और आज आरएस वाले पेपर के अंदर ये वाला सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति की व्यवहार में जो निर्वाचन पद्धति होती है तो वो कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा, उस ऑप्शन में एकल संक्रमण भी मौजूद था, लेकिन वो गलत माना गया, और उसका आंसर होगा वैकल्पिक या वरीयता मतदान प्रणाली। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को हमेशा वरीयता मतदान करनी पड़ती है, और उसी वरीयता के आधार पे हमें उसे विकल्प भी देना होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दोस्तों 2 सूत्र और देखने पड़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहला सूत्र है एमएलए का मत मूल्य निकालने का सूत्र। अब ध्यान रखिएगा, एमएलए से मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात इसे हम हिंदी में कह सकते हैं विधायक। तो विधायकों का मत मूल्य निकालने का सूत्र, इसे वोट वैल्यू बोलें इंग्लिश में, मत मूल्य वोट वैल्यू निकालने का सूत्र। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एमएलए का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। ऊपर हम यहाँ पर रखते हैं राज्य की जनसंख्या, सबसे ऊपर हम क्या रखेंगे, राज्य की जनसंख्या। उसके पश्चात देखिए हम नीचे रखते हैं उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, और भाग लगा देंगे हम 1000 का, तो हमें उस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए, ऊपर रखेंगे राज्य की जनसंख्या, जिस भी राज्य की निकालनी हो उसकी जनसंख्या रखिए। नीचे हम रखेंगे विधानसभा में
यानी कि वो राज्य है, जैसे राजस्थान है तो अब राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या को रख देंगे और भाग दे देंगे 1000 का, तो हमारे सामने यहाँ पर राजस्थान की मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके राज्य की जनसंख्या है, इस जनसंख्या का जो आधार है, राज्य की जनसंख्या का आधार है, वह हमेशा 1971 की जनगणना होगी। 1971 की जनगणना होगी और यह 2026 तक होगी। यानी कि आप जो राज्य की जनसंख्या रखेंगे उस राज्य की जनसंख्या को हम यहाँ पर 1971 की जनगणना रखेंगे और ये 1971 की जनगणना जो यहाँ पर रखी जाएगी ये कब तक रखी जाएगी, ये 2026 तक रखी जाएगी। ऐसा प्रावधान संविधान के अंदर 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा 84वां जो संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, इस संशोधन के माध्यम से आपके यहाँ पर प्रावधान किया गया कि जो राज्य की जनसंख्या का आधार होगा वो 1971 की जनगणना होगी और यह जनगणना 2026 तक रखी जाएगी। इसी के साथ आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 राज्यों के एमएलए का मत मूल्य याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य, दूसरा यूपी का और तीसरा आपको सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में आता है 129, यूपी में आता है 208 और सिक्किम में आता है 7। अब इसको इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूनतम होता है, यूपी में इसलिए ध्यान रखिएगा ये सर्वाधिक है और राजस्थान का इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि हम राजस्थान में वर्तमान में रह रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से राजस्थान में 129, यूपी का 208 और सिक्किम की बात करें तो 7 मत मूल्य पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम ऑफ करेंगे, कल हम इसी के आगे से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी प्रकार आपका प्रेम बना रहे और धन्यवाद दोस्तों।